हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हो हमारा आपका यूट्यूब चैनल अक्षय दृष्टि एजुकेशन। अब से पहले हम विश्व जो भूगोल है उसमें 2 चैप्टर पूरे कर चुके हैं और ये तीसरा जो टॉपिक है ये पृथ्वी का अभ्यंतर यानी कि इंटरर ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करके आप इसको पूरा देखें और आप चाहे तो इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। और ये अपने राजस्थान की ही नहीं, भारत की सभी जो एग्ज़ाम्स होती हैं, एसएससी लेवल की जो एग्ज़ाम होती हैं, जिनके सिलेबस में विश्व ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक जोड़े गए हैं, उन सभी टॉपिकों में से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे करके क्वेश्चन हमेशा पूछे ही जाते हैं। मैंने इसमें विस्तारित तो मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसमें भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। ये मैं पूरी कोशिश मेरी ये रहेगी। तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो को न बनाते हुए इसको एक तरह से शॉर्ट में पूरा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको ज़्यादा मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि पृथ्वी का जो अभ्यंतर है ये है क्या। तो इसको किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के धरातल के नीचे जो पृथ्वी का संपूर्ण जो आंतरिक भाग होता है उसी को पृथ्वी का अभ्यंतर या भूगर्भ कहते हैं। अब इसकी जो जानकारी है कि भाई पृथ्वी के भूगर्भ में कौन कौन सी चीज़ें हैं या फिर इसमें क्या 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 चीज़ें हैं, तो इनको जानने के लिए हमारे पास 3 प्रकार के स्रोत हैं और उन स्रोतों को हम इस प्रकार से देखेंगे कि एक तो है प्राकृतिक स्रोत और एक है हम देखेंगे एक है अप्राकृतिक स्रोत। और तीसरे नंबर का अगर हम बात करें तो यह है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में परिकल्पनाएं कौन कौन सी हैं। यानी कि अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने अलग अलग परिकल्पनाएं बताई हैं कि भाई इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ या इस प्रकार की चीज़ें पृथ्वी के अंदर हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि कई बार इनमें से ही क्वेश्चन उठा करके हमें पूछ लिया जाता है कि भूगर्भ की जानकारी के स्रोतों में अप्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो ये 3 इनमें से दे देंगे और एक इनमें से देगा अप्राकृतिक में से। तो प्राकृतिक स्रोत तो कौन कौन से हैं इनकी बात करते हैं। एक तो है ज्वालामुखी उद्गार, यानी कि ज्वालामुखी उठने पर जो उसका मुंह जो होता है और उससे क्या चीज़ें निकलती हैं वो चीज़ें हैं। दूसरा है उल्का पिंडों से प्राप्त साक्ष्य, यानी कि अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड धरती पर गिरते हैं उनसे जो साक्ष्य कौन कौन से हैं, तो उनसे भी हमें जानकारी मिलती है कि इसी प्रकार के यानी कि पृथ्वी जैसे ही दूसरे ग्रहों पर किस किस प्रकार की आंतरिक संरचना बनी हुई है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि ये भूगर्भ की जानकारी में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वह है भूकंप विज्ञान, यानी कि भूकंप से ही हमें आंतरिक जानकारी सबसे ज़्यादा मिलती है। और आगे भी हम इस पार्ट में इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि वाकई में ही भूगर्भ की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो वह है भूकंप। अब बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं, तो उसमें है तापमान, दबाव और घनत्व। और तीसरा है परिकल्पना, यानी कि अलग अलग विचारकों के द्वारा परिकल्पनाएं दी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भूगर्भ की जानकारी के स्रोतों की बात करें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के रूप में। तो ये प्रत्यक्ष तो हैं जैसे खनन से प्राप्त धरातलीय चट्टानें, दूसरा है ज्वालामुखी उद्गार। और अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो जैसे उल्काएँ हैं, तापमान, दबाव और घनत्व यानी कि भूकंप विज्ञान, या अन्य है गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय सर्वेक्षण। तो ये दोनों ही एक जैसे पैटर्न है, वो प्राकृतिक अप्राकृतिक के रूप में बताया गया है, जबकि इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम ये बात करेंगे कि विश्व भर के जो वैज्ञानिकों के द्वारा संचालित गहरे समुद्र में परिवेदन यानी कि समुद्र को खोदने की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, यानी कि समुद्र के अंदर ड्रिल करके उसको खोजना, समन्वित महासागरीय परिवेदन परियोजना तथा अन्य गहराई के साथ खुदाई करते हैं, उन परियोजनाओं को मिला करके जो प्राप्त जो साक्ष्य होते हैं उनके विश्लेषण के आधार पर भूगर्भ की जानकारी
हमें प्राप्त हुई है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में आने के लिए है वो है कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कितने किलोमीटर की है, तो 6371 किलोमीटर की है। जबकि अभी तक यानी कि अब तक का जो समय है, अब तक गहरी की जो खुदाई है वो आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक खोदी गई है। यानी कि आर्कटिक यानी कि यूरोपीय जो क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी ध्रुवीय जो क्षेत्र है उसमें एक आर्कटिक महासागर है और महासागर का एक क्षेत्र है कोला क्षेत्र, उसमें 12 किलोमीटर यानी कि पृथ्वी के अंदर 12 किलोमीटर तक ड्रिलिंग से खुदाई कर दी गई है। और इस ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली जो लावा है, इनके अलावा लावा और गैस हैं, उन गैस के द्वारा भी स्पष्ट रूप से हमें भूगर्भ की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट बात करें कि प्रत्येक स्रोत से हमें जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण व सटीक है लेकिन सीमित है, अतः प्रत्येक अवलोकन के द्वारा भूगर्भ की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है और पृथ्वी की आंतरिक भाग की अत्यधिक जानकारी अप्रत्यक्ष स्रोतों से ही हमें प्राप्त होती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर जो परिकल्पनाओं की हमने शुरू में बात की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में परिकल्पनाएं, ये यहाँ पर बात की थी, वही बात यहाँ पर आ गई है। यहाँ देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में एक तो है चैम्बरलिन और माल्टन नामक भूगर्भवेत्ता, उनकी परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना। तो सीधा ही कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो मिलान करके पूछता है या फिर ऐसे पूछता है कि चैम्बरलिन और माल्टन द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कौन सी परिकल्पना दी गई, तो ये ग्रहाणु परिकल्पना हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार एक है ये जो ग्रहाणु परिकल्पना है जेम्स चैम्बरसिन और माल्टन के द्वारा, इन्होंने तो बताया कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग कैसी अवस्था में है, तो उन्होंने तो बताया किस अवस्था में है कि ये ठोस अवस्था में है। तो ठीक अगर अब हम बात करें कि जेम्स और जीन्स की एक परिकल्पना है, उसका नाम है ज्वारीय परिकल्पना, और एक है लाप्लास की, और लाप्लास की है वह है वायव्य निहारिका परिकल्पना। यानी कि जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है और लाप्लास की है वायव्य निहारिका परिकल्पना। इनके अनुसार अगर हम बात करें तो केंद्रीय भाग में यानी कि पृथ्वी के अंदर ये द्रव अवस्था में विद्यमान है। तो कोई तो बताता है कि भाई ये ठोस अवस्था में है और कोई बताता है इसे किस अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है। आगे बात करें उल्काएं, तो उल्काएं होती क्या है कि वैसे तो ये पदार्थ से बनी हुई ठोस पिंड होते हैं जिनसे हमारी पृथ्वी बनी होती है, यानी कि जैसे हमारी पृथ्वी बनी है वैसे ही उसी प्रकार से ये दूसरे ग्रह जो बने हुए हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यानी कि उल्काएं। यानी कि अतः पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी उल्काओं के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और तीसरा हम अप्राकृतिक के बारे में बात कर रहे थे, जैसे तापमान है, दबाव है, घनत्व है। तो पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान, दबाव और घनत्व में भी वृद्धि हो जाती है। कितनी होती है कि ये प्रत्यक्षतः अनुभव किया गया है कि प्रति 32 मीटर की गहराई, यानी कि धरती में 32 मीटर की गहराई पर खोदेंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। और अगर इसे हम दूसरी भाषा में समझें कि प्रत्येक 64 फीट की गहराई पर अगर हम बात करें तो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब तापमान वृद्धि हो जाएगी। तो क्वेश्चन तो अभी तक पूछा हुआ है वो ऐसे ही पूछा हुआ है कि 32 मीटर की गहराई पर कितने डिग्री सेल्सियस मतलब तापमान बढ़ जाता है, या फिर कूट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है तो भी उसमें 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन है। ये जो मैंने येलो कलर में जो कर रखा है ना, ये एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आप इनको शॉर्ट रूप में अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में भी बना सकते हैं। ये इसीलिए मैंने इसको मेंशन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि घनत्वों पर आधारित अध्ययनों से पृथ्वी के ऊपरी परत यानी कि भूप्रपट्टी जिसको बोलते हैं उसका घनत्व है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत जो घनत्व है वह 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें कि इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में लोहा और निक्kel जैसी भारी धातुएं पाई जाती हैं, जिससे पृथ्वी के क्रोड का घनत्व भाग 13 ग्राम घन सेंटीमीटर अनुमानित किया गया है। यानी कि पृथ्वी है उसको 3 परतों में बांटा गया है, आंतरिक जो है परत है वो 3 परतों में बांटा गया है। तो उसमें
भूप्रपट्टी है, दूसरी है मेटल और तीसरी है कोर। तो ये कोर की बात कर रहा है, 13 ग्राम घन सेंटीमीटर की बात कर रहा है। आगे हम बात करें तो तापमान, दबाव और घनत्व पर आधारित अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पृथ्वी की संरचना परतदार है, यानी कि पृथ्वी के जो नीचे है वो परत बनी हुई है, यानी कि एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत, ऐसी बनी हुई है, यानी कि परतदार बनी हुई है। धरातल से केंद्र की ओर जाने पर बढ़ते घनत्व में परतें पाई जाती हैं, जिनकी रासायनिक संगठन और संरचना भी भिन्नता पाई जाती है, यानी कि उनकी बनावट और ये भी भिन्न पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से बनी है। तो पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हल्के व भारी पदार्थों का मिश्रण अवस्था में थी। अत्यधिक तापमान के कारण पृथ्वी का जो तरल अवस्था से इस कारण इनकी भारी पदार्थ केंद्र की ओर चलते गए और हल्के पदार्थ ऊपर की ओर आते गए। इस प्रकार से हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की प्रक्रिया यानी कि विभेदन की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रक्रिया के बार बार घटित होने से यानी कि चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और भीषण जब संगठक के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पृथ्वी द्रव्य अवस्था में आ गई और एक बार पुनः वह हल्की और भारी पदार्थ अलग हो गए और इस प्रकार से पृथ्वी का क्या हुआ, निर्माण हुआ है। यानी कि इस प्रकार ग्रही विभेदन प्रक्रिया यानी कि आयरन कैटास्ट्रोक से हमारी पृथ्वी परतदार संरचना का निर्माण हुआ है। पृथ्वी की परतदार संरचना से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग वर्गीकरण किया है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्गीकरण जो किया है वो स्वेस का वर्गीकरण है, जिसे हम इस प्रकार से समझेंगे कि स्वेस ने किस प्रकार से इसको बांटा है। यानी कि आंतरिक भाग को बांटा है वो सियाल और सीमा और एक दूसरा है निप्फे, यानी कि 3 भागों में बांटा है, यानी कि 3 परतों में इसको बांटा है। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ हम बात कर लेते, तीनों को एक जगह देकर के बात करते हैं। तो ये इस प्रकार है कि जो पहली परत है वो तो है सियाल और दूसरी है सीमा और तीसरी है निप्फे। तो कई बार तो इसको क्रम से पूछता है कि इनकी सियाल, सीमा और निप्फे। कई बार पूछता है इनकी गहराई, जैसे सियाल पाई जाती है 50 से 300 और 1000 से 2000 पर सीमा और 2900 से 6371 लेकिन नीचे नीचे निप्फे पाई जाती हैं। इनका जो घन सेंटीमीटर कितना है, इनकी घनत्व कितना है, तो 2.9 है और इसका सीमा का है 2.9 से 4.75 तक और 11 है निप्फे का। अच्छा, निप्फे को दूसरे ने जो वान डर ग्रांट ने वर्गीकरण किया है वो निप्फे को करोड़ के रूप में बताया है और उसका हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि 13 होता है लगभग। तो लगभग 11, 12, 13 के लगभग होता है ये निप्फे का, इनकी लास्ट का नीचे का। अब मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सियाल में एक तो सिलिका होती है और एक होता है एल्युमिनियम। ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो आप तो SI और AI ध्यान रखना, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम की ज़्यादा प्रधानता होती है, इसीलिए इस परत को सियाल कहा गया है। और विशेष बात करें तो इस परत में अम्लीय यानी कि तेजाबी जो पदार्थ होते हैं उनकी ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है और मुख्यतः इसमें ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम दूसरे की बात करें, सीमा की बात करें तो 1000 से 2000 मीटर की गहराई पर ये किलोमीटर की गहराई पर रहता है। 2.9 से 4.75 इसका घनत्व है और इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम, इसकी प्रधानता होती है। और पदार्थ की बात करें तो ये क्षारीय पदार्थ की प्रधानता होती है। और चट्टानों की बात करें तो बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। बस यही इसमें ध्यान रखने की बातें हैं। आगे नेक्स्ट बात करें तीसरे की निप्फे की बात करें तो 2900 से लेकर के 6371 किलोमीटर की गहराई पर निप्फे पाया जाता है। 11 इसमें घनत्व होता है और इसमें जो पदार्थ पाया जाता है यानी कि कौन कौन से होते हैं उनकी प्रधानता, तो अम्ल निकिल और फेरस यानी कि निकिल और लोहे की प्रधानता ज़्यादा होती है। और आगे इसमें चट्टानों की बात करें तो इसमें कोई प्रकार की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, यानी कि पिघली हुई अवस्था में ये रहता है नीचे ही नीचे। नेक्स्ट हम बात करें तो ऐसा ही एक वर्गीकरण किया गया है वांडर ग्राफ्ट का।
तो ये ग्राफ्ट महोदय ने किस प्रकार से किया, ये 4 प्रकार से बताया है। तो बाह्य सिलिका, भूपरपट्टी और आंतरिक सिलिकेट या मेटल कह दो, एक ही बात है। मिश्रित धातु का मंडल या सिलिकेट कह दो और धात्विक नाभिक कह दो। और इनको यहाँ मेंशन कर रखा है कि इनकी गहराई कितनी है और घनत्व इनका कितना है। तो इसके बारे में तो इतना ही पूछता कि भाई ये कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि स्वेस का हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो सियाल और सीमा निप्य है। तो ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, किसका नहीं है, स्वेस के द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो 3 तो दे देगा स्वेस के और 1 देगा यहाँ से वांडर ग्रांट का। तो आप अच्छे से अंतर कर पाओगे। आगे हम मोस्ट देखें तो होम्स का वर्गीकरण हम करेंगे कि होम्स ने किस प्रकार से इसको बांटा है। तो ये होम्स आ गया, या हमारे पास होम्स का वर्गीकरण, ये होम्स का वर्गीकरण है। तो क्रस्ट और अधः स्तर इस प्रकार से ये बांट रखा है इसको। आगे हम बात करते हैं कि भूकंप विज्ञान, यानी कि भूकंप विज्ञान भूगर्भ की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण और सशक्त माध्यम है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने पहले ही लगा रखा है इसको। तो ये मैंने पाठ के शुरू में भी, अपने टॉपिक के शुरू में भी मैंने बता दिया था। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की हम बात करें तो धरातल पर भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन भूकंप मापी यंत्र यानी कि सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। यानी कि भूकंप की तरंगों को किसके द्वारा अभिलेखन किया जाता है, तो भूकंप मापी यंत्र कह दो, या फिर इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं सिस्मोग्राफ इसको कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के भूगर्भ में जहाँ से भूकंपीय तरंगें निकलती हैं उस स्थान को भूकंप मूल कहते हैं। यानी कि जहाँ से भूकंप की तरंगें निकलती हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जहाँ से निकलती हैं, कहने का मतलब है कि धरातल है और धरातल के नीचे, यानी कि ये धरातल है, ऊपर ही ऊपर धरातल है जहाँ पेड़ पौधे वगैरह ये हैं। तो यहाँ जो जहाँ से वो शुरू होगा भूकंप, तो इस चीज़ को जहाँ से शुरू हो रहा है तो उस चीज़ को बोलेंगे भूकंप मूल बोलेंगे। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं फोकस, इसको फोकस कहते हैं। यहाँ ऐप मेंशन कर रखा है, इसका मतलब यही होता है, फोकस कहते हैं। और धरातल पर वह स्थान जहाँ सबसे पहले तरंगे पहुँचती है तो उसको बोलते हैं अधिकेंद्र, उसको कहते हैं। यानी कि अधिकेंद्र कहते हैं, यानी कि जहाँ पर धरातल पर हमें सबसे पहले महसूस होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। आगे हम बात करें तो इसको जो तरंगे के रूप में हम बांटा गया है, यानी कि भूकंप मूल से 2 प्रकार की तरंगें निकलती है। जैसे प्राथमिक तरंगें हो गई, जिसको तो पी के नाम से जानते हैं, और एक होती है एस तरंगे, यानी कि सेकेंडरी वेव्स, जिनको हम द्वितीय तरंगों के रूप में जानते हैं। तो पी और एस तरंगे पहुंचती हैं, धरातलीय चट्टानों को अन्योन्य क्रिया होती है, और तीसरे प्रकार की तरंगे भी यहाँ पैदा हो जाती है, जिनको एल तरंगे कहते हैं। इसका मतलब है कि 3 तरंगे होगी, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। तो हम सबसे पहले इनको ये देखेंगे भाई, सबसे पहले तो होती है पी, यानी कि पी सबसे बड़ी होती है, उससे छोटी होती है एस, और सबसे छोटी होती है एल होती है। यानी कि ये इसको यहाँ मेंशन कर रखा है। और भूकंपीय तरंगों के वेग के आधार पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ठोस में वेग करती है, फिर द्रव्य में उससे कम, और गैस में सबसे कम चलती हैं। तो आगे हम बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो पी तरंगे, जो पी तरंगे होती हैं, ये पी तरंगे होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस यानी कि तीनों के माध्यम से गति करती हैं। एस तरंगे हैं वो केवल ठोस माध्यम में ही गति करते हैं, द्रव्य में नहीं करती हैं। एल तरंगे हैं वो अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, वह सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं क्योंकि ये ठोस द्रव में गति कर सकती हैं। यानी कि सबसे धीरे चलती हैं वो एल तरंगे चलती हैं, और धीरे चलती हैं इसका मतलब वो लेट तक रहती हैं, और लेट तक रहती है इसका मतलब ज़्यादा समय तक भूकंप रहता है, और ज़्यादा समय तक जहाँ भूकंप रहता है तो वहाँ विनाश ज़्यादा होगा, इसलिए इसको विनाशकारी तरंग भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, पी और एस दोनों को कायिक या बॉडी तरंगे भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी तक तो पूछा हुआ नहीं है, लेकिन ये आगे एग्जाम्स में 100% पूछा जा सकता है कि कायिक या बॉडी तरंगे किन को कहते हैं, तो ये पी और एस तरंगों को कहते हैं। नेक्स्ट बात करें तो भूकंपीय तरंगे समान घनत्व वाले माध्यम में संचालित होने पर सीधी रेखा में गमन करती हैं, लेकिन घनत्व में परिवर्तन होने से
उनके वेग में भी परिवर्तन होता है और जिसके कारण उनका अपरिवर्तन या आवर्धन होता है। परिणाम स्वरूप सीधी रेखा में गमन न करके वक्राकार पथ पर गमन करती है और यह वक्राकार पथ अवतल होता है। अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में संरचित होने पर पी और एस तरंगे अवतल पथ पर गमन करती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें तो भूकंपीय जो छाया क्षेत्र होता है वो किसे कहते हैं। तो भूकंपीय छाया क्षेत्र से प्रत्येक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छाया क्षेत्र में हम ये समझा सकते हैं कि जो पी लिख रखा है यहाँ पर, यानी कि पी छाया क्षेत्र कितना है, तो 105 डिग्री से लेकर के और यहाँ 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है इसको पी तरंगों का छाया क्षेत्र कहते हैं। और इस तरफ देखिए तो ये भी 105 से लेकर के 145 तक के बीच का जो है इसको पी तरंगे। और ये एस पी तरंगे एस तरंगे हैं, यानी कि एस तरंग की बात करें तो 105 से लेकर के यहाँ 105 से लेकर के और यहाँ 105 तक, ये क्या है, ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है, तो 105 से लेकर के 105 है, ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है, तो ये भी पूछा हुआ है 105 से लेकर 145। अभी 145 से लेकर के और 145 यहाँ है, तो यहाँ से पी तरंगों की प्राप्ति होती है। यानी कि ये जो क्षेत्र है ये प्रत्यक्ष पी तरंगों से अभाव है। यानी कि ये तो 145 से लेकर के 145 तक ये तो है पी तरंगों की प्राप्ति होती है, और जबकि ये होता है ये पी तरंग का छाया क्षेत्र होता है। यानी कि यहाँ छाया होती है और यहाँ प्रत्यक्ष में होती हैं ये तरंगे। इसका मतलब यहाँ नहीं होती है और यहाँ होती है। जैसे सूर्य की किरणें होती हैं, ऐसे उदाहरण के तौर पर मैं ऐसे समझाऊँ कि सूर्य की किरण यहाँ तो गिर रही है और यहाँ नहीं गिर रही है, तो इसका मतलब यहाँ छाया रहेगी। ठीक इसी प्रकार से ये छाया क्षेत्र बनाया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ एस तरंगों का छाया क्षेत्र स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये देखो यहाँ पर मेंशन कर दिया भाई 105 से लेकर के 105 तक ये इसका छाया क्षेत्र है, जबकि प्रत्यक्ष रूप से 105 से लेकर के यहाँ उत्तर की तरफ हम देखें तो 105 तक क्या है, ये एस तरंगे प्रत्यक्ष रूप से किरणें उनकी होती हैं। नेक्स्ट बात करें तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँचती हैं उसी को भूकंप का छाया क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे बात करके प्रत्येक भूकंप क्षेत्र का छाया क्षेत्र जैसे होता है पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र है 103 से लेकर के 143 तक, यानी कि कुल पृथ्वी की 22% है। जबकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र 103 से लेकर के 180 है, यानी कि 103 से 3 से ऊपर है, यानी कि कुल पृथ्वी का 44% है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हम बात करें तो यह है कि भूकंप के आधार पर भूकंप की तरंगों के आधार पर वर्गीकरण किया गया। पुराना है तो ये स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर और उपताप मंडल यानी कि फिरोस्फीयर और गुरुमंडल यानी कि बेरिस्फीयर। तो इनको ये गहराई भी बता रखा है 0 से 100 किलोमीटर तक, 100 से 2900 किलोमीटर, 29 से 6371 किलोमीटर तक। और नेक्स्ट यहाँ दे रखा है कि इनकी अभिनव वर्गीकरण जो किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है। और यहाँ हम बात करें कि जो पृथ्वी की जो भूप्रपट्टी यानी कि क्रस्ट, जो मैंने पहले ही बता दिया था वो क्रस्ट, मेटल और कोर के रूप में इनको बांटा गया है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने बताया था स्वेस का वर्गीकरण किया गया है सियाल, सीमा और निप्पे के रूप में, वैसे ही ये वर्गीकरण है। भूप्रपट्टी है, मेटल है और फिर क्रोड है। तो ये ऊपरी जो परत होती है उसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, किससे बनी होती हैं, SI मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम यानी कि AI की प्रधानता इसमें होती है, इसीलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। और यहाँ बेसाल्ट चट्टानों की ज़्यादा प्रधानता मतलब पाई जाती है, यानी कि निचली परत पर बेसाल्ट चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें तो मेटल की, तो ये मेटल को इस प्रकार से बताया गया है कि मेटल बोल दो या इसको प्रवार बोल दो या अनुपटल बोल दो, एक ही बात है। और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक है, यानी कि इसको भी 2 भागों में बांटा गया है मेटल को भी, यानी कि ऊपरी मेटल और निचली मेटल। तो ये क्रस्ट, संपूर्ण क्रस्ट जो होता है या ऊपरी मेटल होती है
और ऊपरी मेटल के जो भाग होता है उसको स्थल मंडल कहते हैं, यानी कि लिथोस्फीयर कहा जाता है, जिसकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर तक की होती है। प्राकृतिक भूकंपीय स्थल मंडल इसमें आते हैं। कहने का मतलब है यहाँ इसको और अच्छी तरह से मेंशन कर रखा है। और ये आगे हम देखते हैं, ये आ गया कि स्थल मंडल के नीचे और ऊपरी मेटल है उसके ऊपर के भाग को हम दुर्बलता मंडल के नाम से जानते हैं। और दुर्बलता मंडल में भूकंपीय तरंगों की गति क्या होती है, मंद होती है। और निम्न गति मंडल भी इसीलिए इसको कहते हैं। और दुर्बलता मंडल की ज्वालामुखी क्रियाओं से निकलने वाले लावा का प्रमुख स्रोत होता है। आगे बात करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको पहले ही मैंने मोस्ट लगा रखा है यहाँ पर। तो मेटल की निचली परत है वो मध्य मंडल कहा जाता है, और मध्य मंडल के नीचे का जो भाग है उस भूकंपीय तरंगों की गति वहाँ पर सर्वाधिक होती है। और तीसरे नंबर का वर्गीकरण है वो है क्रोड, यानी कि कोर बोलते हैं उसको। और कोर में क्या होता है, एक तो निकिल होता है और एक होता है फेरिस, यानी कि लोहा होता है, इसलिए इसे निफे भी कहते हैं। और पी तरंगों की गति के आधार पर क्रोड को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। और बाह्य क्रोड में एस तरंगों की प्रवेश नहीं होती है, अतः यह जो तरल, यहाँ हम बात करेंगे, यह तरल यानी कि द्रवित अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होता है। अब असंबद्धता है वो किसे कहते हैं, तो भूगर्भ में कुछ स्थानों पर भूकंप की तरंगों की गति अचानक परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कम होती है तो फिर ज़्यादा होती है। तो दो परतों के मध्य जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसी को असंबद्धता या असांतत्य बोलते हैं, यानी कि जहाँ से कम या अधिक होती है, यानी कि परिवर्तन होता है अचानक, उन्हीं को बोलते हैं असंबद्धता। तो ये असंबद्धता निम्न प्रकार की है और यहीं से क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आपको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करने की अगर मैं बात करूँ तो याद करने की ज़रूरत सिर्फ इसी को है कि ये जो पैटर्न मैंने बता रखा है येलो कलर में मेंशन कर रखा है, यही आपको क्या करना है, याद करना है। जैसे कोनार्ड, यानी कि कोन राड कह दो या फिर कोनार्ड कह दो, एक ही बात है। ये ऊपरी और निचली जो भूपर पट्टी होती है उसके मध्य होता है, यानी कि 20 किलोमीटर की गहराई पर ही है हो जाता है। यानी कि ऊपरी जो परपट्टी होती है उसके नीचे होता है, यानी कि बीच में होता है। मोह असंबद्धता की बात करें तो भूपरपट्टी और जो मेटल होता है उसके मध्य होता है, यानी कि 30 किलोमीटर की गहराई पर होता है। रेपिटी की बात करें तो ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच में होता है, 700 किलोमीटर के लगभग गहराई के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट बात करें गुटेनबर्ग या बिचर्ड ओल्डम, तो ये होता है मेटल और क्रोड के मध्य, यानी कि 2900 किलोमीटर गहराई पर। और नेक्स्ट लास्ट की बात करें तो होता है लेहमन, यानी कि बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य होता है, जो 5150 किलोमीटर की गहराई पर होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो मोह असंबद्धता महासागरों के नीचे 5 से 10 किलोमीटर की गहराई पर और महाद्वीपों के नीचे 30 से 70 किलोमीटर की गहराई पर पाई जाती है। ऊंचे पर्वतों और नीचे इनकी गहराई ज़्यादा होती है, यानी जहाँ जहाँ पर्वत ऊंचे हैं वहाँ इनकी गहराई ज़्यादा होती है। और यहाँ प्रतीकात्मक एक चित्र है प्रतिरूप में, तो इस चित्र में भी अच्छी तरह से अपने को समझाया गया है कि जो ऊपरी भाग है इसको हम भूपर पट्टी बोलते हैं, फिर उससे जो नीचे का जो भाग है उसको हम इनकी 2900 के लगभग है उसको बोलते हैं हम मेटल, और फिर लास्ट है उसको बोलते हैं क्रोड। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपरी भाग है ये इसको बोलते हैं, यहाँ देखो मेटल, सर्वाधिक ठोस पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं। और जो ये बीच का जो क्षेत्र है यहाँ से, यानी कि 300 किलोमीटर से लेकर के हम 2900 किलोमीटर तक ये कह सकते हैं ये मेटल होता है। और यहाँ 2900 से लेकर के और 6371 किलोमीटर तक क्रोड कहा जाता है। और इनके बीच में ये लेहमान और गुटेनबर्ग, विचर्ड, ओटम, सीमा, रेपिटी, मोह और कोनार्ड ये हम पढ़ ही चुके हैं ऊपर। तो ये इस प्रकार से बताया गया है, यानी कि ये आंतरिक संरचना इस प्रकार की है। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मैंने इसको अच्छे से समझाने की आपको कोशिश की है। आप चाहो तो इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी तैयारी करने वाले बंदे हैं उनके ये टॉपिक काम आ सके।
और इनके बाद में जैसे ये पूरा हो जाएगा उसके बाद में मैं शॉर्ट रूप में जो अपन हाथ से नोट्स बनाते हैं और बोर्ड पर किस प्रकार से समझते हैं उस प्रकार से एक प्रैक्टिकली जो रेखात्मक चित्रों के द्वारा मैं समझाने की इनको कोशिश करूँगा। जितने भी टॉपिक हैं जो इनको मैं समझा सकता हूँ कि चित्रों के द्वारा ये इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आगे भी मैं इस प्रकार के वीडियो डालता रहूँगा ताकि आप देख करके अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सको और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सको। थैंक यू, धन्यवाद।